राधे राधे विद्यार्थियों, मैं रश्मि चौधरी आपका आज फिर से यथार्थ अकेडमी में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका पता ही होगा कि आज मैं हिंदी व्याकरण के बारे में चर्चा करने वाली हूँ। हिंदी व्याकरण मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हमारे हिंदुस्तान में 147 भाषा एवं बोलियां बोली जाती हैं, जिनमें से हमारी एक भाषा है हिंदी भाषा। आज हम हिंदी भाषा की व्याकरण को पढ़ने वाले हैं। हम किसी भी सब्जेक्ट या विषय पर चर्चा करते हैं, उस विषय को सीखते हैं, तो सबसे पहले उनकी व्याकरण हमें आनी चाहिए। चाहे हम संस्कृत की बात करें, हिंदी की बात करें, उर्दू की बात करें, अंग्रेजी की बात करें, सभी का व्याकरण अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब तक हम व्याकरण को नहीं सीखेंगे तो हम किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, आपको पता ही होगा, हिंदी साहित्य के द्वितीय चरण द्विवेदी युग से संबंध रहा है। सरस्वती पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे। संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। इससे पहले सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभालने से पहले ये रेल मंत्री में कार्य किया करते थे। उसके बाद में बात आती है कि हिंदी व्याकरण में हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को लें, चाहे हम फर्स्ट ग्रेड की बात करें, सेकंड ग्रेड की बात करें, रीट फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल की बात करें, या फिर सीईटी की बात करें, या फिर एसआई की बात करें, सभी में अपना अहम योगदान होता है। किसका? हिंदी व्याकरण का। बेटा, आज मैं शून्य से लेकर हिंदी व्याकरण उठाने वाली हूँ, शून्य से लेकर और शिखर तक। कहने का तात्पर्य भाषा से लेकर और इसकी जो भी नेक्स्ट जो एंड जो भी हेडिंग है, बिंदु है, उस तक चलेंगे। कहने का तात्पर्य शून्य से लेकर शिखर तक आज हम पढ़ेंगे। किसको? हिंदी व्याकरण को। पहले तो हम व्याकरण के बारे में जान लेते हैं। व्याकरण का जो सामान्य वर्गीकरण है वह 3 प्रकार से हुआ है। हिंदी व्याकरण का सामान्य वर्गीकरण 3 प्रकार से हुआ है। पहला बेटा कौन सा? शब्द विचार। पहला कौन सा है? वर्ण विचार। कौन सा है? वर्ण विचार। पहला कौन सा है बेटा? वर्ण विचार। और दूसरा बेटा कौन सा है? आपका है शब्द विचार। हमारी जो व्याकरण है वह 3 भागों में वर्गीकृत है। और उसके बाद में तीसरा है वाक्य। जी हाँ, वाक्य विचार। तो बेटा ध्यान आपको याद होना चाहिए कि हिंदी व्याकरण का जो सामान्य वर्गीकरण है वो 3 रूप से ही हुआ है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। आज हम पूरे सिलेबस के एनालाइज करने वाले हैं, पूरे सिलेबस पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं भाषा कि हिंदी भाषा का उद्गम एवं विकास कैसे हुआ। व्याकरण क्या होता है या फिर क्या होती है? बेटा ये वर्तनी अशुद्धि है, शब्द इसको देखें तो ये हमेशा पुल्लिंग होता है। लिंग की दृष्टि से हम होती नहीं कहेंगे, व्याकरण होती है, ये अशुद्ध होगा। व्याकरण होता है, ये पुल्लिंग शब्द है। भाषा स्त्रीलिंग शब्द है। हम भाषा के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद में व्याकरण क्या है इसकी और लिपि क्या है, ये पहली हमारी हेडिंग रहेगी। हम टॉपिक वाइज टॉपिक पूरे सिलेबस को पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात करें हम बेटा वर्ण, दूसरी हेडिंग बनेगी हमारी वर्ण। पहले हमने की भाषा की बात और दूसरी हेडिंग बात की हमने वर्ण की, और तीसरी हेडिंग के बारे में बात करते हैं शब्द। बेटा किसकी? शब्द की। शब्दों का अब वर्गीकरण। अब बच्चे क्या करते हैं? डायरेक्ट संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इससे स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये अशुद्ध है। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द के भेद कितने होते हैं, तब आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो। तो यहाँ हम पढ़ेंगे शब्द के भेद या शब्द के प्रकार। तो कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। पहला कौन सा है? रूप या
प्रयोग के आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पर। अब इसमें क्या क्या आएगा ये बाद में पढ़ेंगे। रूप या प्रयोग के आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पर। दूसरा शब्द का भेद कौन सा होगा? दूसरा होगा बेटा रचना एवं बनावट के आधार पर, रचना एवं बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर। पहला कौन सा है बेटा? रूप या प्रयोग के आधार पर। और दूसरी हेडिंग की भेद की बात की हमने रचना एवं बनावट के आधार पर। और तीसरे यदि हम भेद की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? उत्पत्ति के आधार पर। शब्द के भेद कितने होते हैं? 4, और 4 कौन कौन से हैं ये आपको याद करने हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। जी हाँ बच्चों, पहली हेडिंग है भाषा। हम किसके व्याकरण पढ़ने वाले हैं वो समझेंगे। लिपि क्या है, भाषा बोली में क्या क्या अंतर है, भाषा का उद्गम एवं विकास कैसे कैसे हुआ। दूसरी हेडिंग में हम पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण बेटा वह होते हैं कि अन्य मतलब जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन प्रतियोगी परीक्षा में जरूरी नहीं है कि आपका वर्ण टॉपिक डाला गया हो, लेकिन वर्ण हमारा उसी प्रकार पढ़ना जरूरी है जिस प्रकार मकान की आधारशिला नींव पर टिकी हुई होती है, उसी प्रकार हमें चाहे हमारे सिलेबस में है या नहीं है लेकिन हमें वर्ण पढ़ना पड़ता है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि संधि जो टॉपिक हम करते हैं, संधि का विश्लेषण, संधि विच्छेद करते हैं, वहाँ हमें आवश्यकता किसकी पड़ती है? वर्ण की पड़ती है। तो पहली हेडिंग भाषा व्याकरण, दूसरी वर्ण, तीसरी शब्द और शब्दों का वर्गीकरण मैंने किया है। पहला है रूप या प्रयोग के आधार पर, उसके बाद में है रचना एवं बनावट के आधार पे, और तीसरा है उत्पत्ति के आधार पे कौन कौन से शब्द हैं और अर्थ के आधार पर कौन कौन से शब्द हैं। बेटा अब इसको बताती हूँ मैं कि रूप या प्रयोग के आधार पर कौन कौन से शब्द आते हैं, रचना एवं बनावट में कौन कौन से शब्द आते हैं, जबकि उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से शब्द आते हैं और अर्थ के आधार पर कौन कौन से शब्द आते हैं। तो बात करते हैं बेटा पहले रूप के आधार पर। रूप के आधार पर, रूप या प्रयोग कोई सा भी नाम आ जाए आपके सामने, रूप आ जाए या फिर ये बड़ा ऊ होता है बेटा, रूप में कभी भी छोटा ऊ नहीं लगता है, बड़े ऊ की मात्रा लगती है। रूप के आधार पर, तो रूप के आधार पर बेटा हमारे कौन कौन से टॉपिक आते हैं, इनके भी दो भेद कर दिए गए हैं, बेकारी और अबेकारी। कौन कौन से कर दिए गए हैं? बेकारी और दूसरा भेद कौन सा है रूप के आधार पर? अबेकारी। अब मैम ये भी नहीं पता हमें बेकारी किसे कहते हैं और अबेकारी किसे कहते हैं। जी हाँ बच्चों, हम हिंदी को एक एक शब्द को तोड़ते हुए पढ़ेंगे कि हमें भविष्य में हिंदी व्याकरण को पढ़ने की आवश्यकता कहीं भी ना पड़े। तो बेकारी है, तो बेकारी का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है परिवर्तन। क्या होता है बच्चों? परिवर्तन। रूप लिंग वचन के अनुसार जहाँ परिवर्तन होता है, काल के अनुसार परिवर्तन होता है, उन्हें कहते हैं बेकारी। अब बेकारी के अंदर हमारे व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक डाले गए हैं, तो यहाँ आपको समझना होगा। बेकारी में डाले गए हैं आपके, पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा बेटा विशेषण, और चौथा बेटा कौन सा है? क्रिया। बेटा ये क्या है? बेकारी। और अबेकारी के अंदर हम बात करते हैं, अबेकारी का मतलब होता है अपरिवर्तनशील, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। अपरिवर्तन, जिसमें परिवर्तन हम नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं अबेकारी। और अबेकारी के अंदर हमारा एक ही टॉपिक रखा गया है, वह है अव्यय, जिसमें आप पढ़ते हो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, और एक हेडिंग और मिलती है आपकी निपात। निपात को कहते हैं जोड़ देकर बोलना। ठीक है बच्चों,
आगे मैंने बात की थी शब्द का दूसरा रूप कौन सा होता है, बनावट एवं रचना के आधार पर, या फिर कह सकते हैं रचना एवं बनावट के आधार पर, या फिर कह सकते हैं बनावट एवं रचना के आधार पर, बनावट एवं रचना के आधार पर। आधार पर। अब इसमें कौन कौन से हेडिंग रखी गई है आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर बेटा फर्स्ट है आपका रूढ़, कौन सा है बेटा, रूढ़। दूसरा है यौगिक और तीसरा है आपका योग रूढ़, और तीसरा कौन सा है बेटा, योग रूढ़। सभी बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण है, पीताम्बर, लंबोदर, दशानन, सभी के सभी उदाहरण आपके योग रूढ़ में आते हैं, और योग रूढ़ के सभी उदाहरण किस में जाते हैं, आपके बहुब्रीहि समास में जाते हैं। आपको समझ में आया होगा इतना सिलेबस शब्द के अनुसार। आगे बात करेंगे, आगे चर्चा करने वाले हैं हम तीसरी हेडिंग। तीसरी हेडिंग कौन सी थी, उत्पत्ति के आधार पर। कौन सी है बेटा, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। और उत्पत्ति के आधार पर यदि हम बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर आपके भेद किए गए हैं, आपने पढ़े होंगे तत्सम। बेटा तत्सम होते हैं संस्कृत वाले शब्द। कौन से, संस्कृत, सम प्लस कृत। यदि हम इसके संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा, सम प्लस कृत। कौन सी संधि हो गई बेटा, आगे व्यंजन पीछे व्यंजन, कौन सी संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, इसके बाद में तद्भव। तद्भव और तद्भव कौन से शब्द होते हैं, हिंदी वाले शब्द होते हैं। जैसे अग्नि से आग बना, आम्रचूर से अमचूर बना, बस से बच्चा बना, बधू से बहू बनी। तो ये क्या है, तद्भव शब्द हिंदी के कहलाते हैं। अब बात करते हैं बेटा तीसरा कौन सा है, देशज। और देशज कौन से होते हैं, देशज होते हैं जो ग्रामीण, जो अपने आप रखे जाते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो नाम रख लेते हैं वो देशज होते हैं, या फिर कह सकते हैं अपनी क्षेत्रीय भाषा के आधार पर जो नाम रखे जाते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। देशज में जैसे आप कहते हो कि एक देसी तरीके से होते हैं, जैसे खचा खच, खचा खच, फटाफट, ये ऐसे शब्द जो देसी हैं, या फिर कह सकते हैं क्षेत्रीय का प्रभाव होता है, वह देशज शब्द कहलाते हैं। आगे बात करती हूँ बेटा विदेशी शब्द। विदेशी, विदेशी का मतलब होता है बेटा जो दूसरे देशों से आए हैं, और वह शब्द कौन कौन से हैं जो दूसरे देशों से हमने ग्रहण किए। जैसे आदमी है, आपको लगता है आदमी हमारा हिंदी का शब्द है, नहीं, ये आदमी शब्द हमेशा विदेशी शब्द है। औरत है, ईमान है, इनाम है, कारतूस है, या फिर कह सकते हैं इनाम है। आगे बात करेंगे आलपिन है। ये बेटा जितने भी भाषा जो विदेशी शब्द हैं उसमें आलपिन है। जैसे अरबी भाषा है, फारसी भाषा है, तुर्की भाषा है, डच भाषा है, इटली जो अन्य चीनी भाषा है, उनसे जो शब्द बने हैं उन्हें कहते हैं विदेशी शब्द। आगे बेटा एक हेडिंग बनती है, ये 4 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर यदि क्वेश्चन पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर कितने शब्द होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 4, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। जो संकर शब्द है बेटा ये 2 भाषाओं के योग से बना है, इसलिए इसे भाषा का या फिर उत्पत्ति के आधार का रूप नहीं दिया गया है। ये अलग से है, 2 भाषाओं के योग से बनता है। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है। जैसे लाठी चार्ज, जैसे लाठी चार्ज, एक मिनट, कौन सा शब्द करा रही हूँ मैं यहाँ, संकर। कौन सा, संकर। और संकर का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा, संकर का शाब्दिक अर्थ होता है कि जो 2 भाषाओं के योग से मिलकर बना है। और संकर शब्द के अंदर जैसे रेलगाड़ी है,
रेल होता है अंग्रेजी का शब्द और गाड़ी होता है हिंदी का शब्द। तो दो भाषाओं के योग से जो शब्द बनता है उसे कहते हैं हम संकर शब्द। आगे जैसे लाठी चार्ज है, लाठी चार्ज है, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं संकर। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, यदि आपसे पूछा जा रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि उत्पत्ति के आधार पर कितने शब्द होते हैं, कितने भाग होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो आपको 4 आंसर में देना चाहिए, तत्सम, तद्भव, विदेशी और देसी, देशज। तो ये आपके क्या हुए उत्पत्ति के आधार पे। यदि मैं बेटा बात करूं अर्थ के आधार पे, किसके आधार पे, अर्थ के आधार पे, किसका भेद चल रहा है बेटा, ये शब्दों के भेद चल रहे हैं। पहले मैंने रूप और प्रयोग के आधार पे करा दिए, दूसरे रचना एवं बनावट के आधार पे कौन कौन से होते हैं, उत्पत्ति के आधार पे शब्द कौन कौन से होते हैं, और लास्ट है आपका अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द। जी हाँ बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं बेटा, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, अपने बिंदुओं की बात करेंगे, कौन कौन से हमारे बिंदु रहने वाले हैं। जैसे आप पढ़ते हो विलोम शब्द बेटा, विलोम शब्द, और पढ़ते हो बेटा आप पर्यायवाची शब्द, आप पढ़ते हो बेटा शब्द युग्म, आप पढ़ते हो बेटा अनेकार्थी शब्द, आप पढ़ते हो बेटा एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द। ये बेटा किसके ऊपर होते हैं, अर्थ के आधार पर होते हैं। अर्थ के आधार पर जो शब्द दिए गए, अब हमने शब्दों का वर्गीकरण पढ़ लिया कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। जो 4 प्रकार के बताए गए हैं इनको आप एक बार ढंग से देख लेना। उसके बाद बात करते हैं बेटा, अव्यय तक हो गई। उसके बाद आप हेडिंग बिंदु पढ़ते हो संधि का, फिर पढ़ते हो आप समास, ये आपके हर प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। ये हैं आपके उपसर्ग। उसके बाद में आप पढ़ते हो प्रत्यय, इसमें आप पढ़ते हो शब्द शुद्धि, और शब्द शुद्धि ये शुद्धि होता है, शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि। और इसी के अंदर आप पढ़ते हो वाक्य शुद्धि, ये आएगा आपका शुद्धि में, ठीक है। उसके बाद आएंगे आपके वाक्य, और इसके बाद में आएंगे आपके पदवंत, और इसके बाद में बेटा आपके आने वाले हैं विराम चिन्ह। कौन से बेटा, विराम चिन्ह। ये आपका किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी में यही सिलेबस होता है, 1-2 को छोड़कर, विराम चिन्ह। इसके बाद में आप लोकोक्ति पढ़ते हो और मुहावरे पढ़ते हो। बेटा ये तो आपका एनालाइज था सिलेबस का ये मैंने वर्गीकरण आपको करके बताया है। आज शुरुआत करने वाले हैं हम भाषा की, और आज हम भाषा टॉपिक से ही पढ़ने वाले हैं, और रेगुलर हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। पहले आज हम बात कर रहे हैं भाषा की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, भाषा की। और किस भाषा की बात कर रहे हैं, हिंदी की भाषा की हम बात कर रहे हैं। पहले हमें यह सीखना क्या है उसके बारे में मैं लिख रही हूँ, भाषा क्या होती है, ठीक है, या फिर भाषा किससे कहते हैं। भाषा का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ। हिंदी भाषा का उद्गम या फिर कह सकते हैं उद्भव, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, उद्भव एवं विकास।
फिर बेटा हम चर्चा करेंगे मुख्य बिंदु पर कि भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा कितने प्रकार की होती है। आगे हम बात करेंगे बेटा भाषा एवं बोली में क्या क्या अंतर है। भाषा एवं बोली में क्या क्या अंतर है। और उसके बाद में बेटा हम बात करेंगे लिपि की। किसकी? लिपि की। और इसके बाद में हम बात करेंगे हिंदी की बोली। यही बात करेंगे क्योंकि यहाँ से चांस होता है क्वेश्चन का आने का। हिंदी की बोली वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हिंदी की बोली से क्वेश्चन आते हैं। लिपि, किस भाषा की कौन कौन सी लिपि है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हिंदी को कब स्वीकृत किया गया? हिंदी को राजभाषा कब स्वीकृत? राजभाषा कब स्वीकृत? बेटा इनके ये मुख्य बिंदु हैं किसके? भाषा के। और हम भाषा में आज इन्हीं का चर्चा करने वाले, इन्हीं की चर्चा करने वाले हैं। भाषा क्या होती है, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास क्या क्या है, भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा एवं बोली में क्या अंतर है, लिपि क्या होती है, और हिंदी की बोली और हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला। और उसके बाद में हम हर टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। अब बात करें भाषा क्या होती है। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं? बेटा भाषा, पहले हम इसे तोड़ेंगे, इसमें से धातु निकालेंगे और प्रत्यय निकालेंगे। तो बेटा भाषा में भास धातु, कौन सी धातु? भास धातु। और यदि मैं प्रत्यय की बात करूं तो कौन सा प्रत्यय? आ प्रत्यय। भास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भास का शाब्दिक अर्थ होता है वाणी। भास का शाब्दिक अर्थ होता है वाणी। तो भाषा को हमने तोड़ दिया। भाषा में धातु की बात करें तो भास धातु, और प्रत्यय की बात करें तो आ प्रत्यय। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भाषा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, डेफिनेशन। तो भाषा यहीं से बन जाएगी आपकी डेफिनेशन। भाषा में भास धातु आ प्रत्यय जुड़ने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करना होता है। जैसा कि बच्चों आपको पता नहीं था कि मेरा नाम रश्मि चौधरी है, मैं क्या पढ़ाती हूँ? हिंदी पढ़ाती हूँ। लेकिन आज मैंने आपको बताया तो मेरे विचार आप तक पहुँचे और आपके जो भी कमेंट होंगे वो मेरे तक आएंगे। इसे कहते हैं आप भाषा। कहने का मतलब है एक दूसरे के भावों एवं विचारों को जानना ही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। तो भाषा में भास धातु और प्रत्यय की बात करें तो कौन सा प्रत्यय? आ प्रत्यय। यदि मैं परिभाषा की बात करूं तो भाषा में भास धातु, भाषा में भास धातु, भाषा में भास धातु आ प्रत्यय जुड़ने से बना है। किससे बना है बेटा? आ प्रत्यय जुड़ने से बना है। जुड़ने से बना है। भाषा भास धातु आ प्रत्यय जुड़ने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ विचारों एवं, क्या बेटा? विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करना होता है।
होता है। तो बेटा आपको डेफिनेशन याद हो गई होगी। भाषा में भाष धातु आ प्रत्यय जुड़ने से बना है, या फिर कह सकते हैं भाष धातु आ प्रत्यय जुड़ने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ एक दूसरे या फिर अपने भावों एवं विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। उसके बाद में बात करते हैं बेटा हिंदी शब्द कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और हिंदी शब्द मूल शब्द है किस भाषा का। तो बात करते हैं हिंदी शब्द बेटा इम्पोर्टेंट है। हिंदी शब्द मूल रूप से फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द मूल रूप से फारसी भाषा से लिया गया है। किस भाषा का है? फारसी से लिया गया है क्या? हिंदी शब्द। उसके बाद में हम बात करेंगे हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। हिंदी शब्द की उत्पत्ति या फिर कह सकते हैं हिंदी की उत्पत्ति। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। किससे मानी जाती है बेटा? सौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है बेटा? सौर सैनी अपभ्रंश से। यदि मैं मूल शब्द हिंदी शब्द कहाँ से लिया गया है? फारसी भाषा से लिया गया है। यदि मैं उत्पत्ति की बात करूँ तो आपका आंसर होना चाहिए सौर सैनी अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या होता है? हिंदी का टूटा फूटा हुआ रूप या फिर कह सकते हैं इसे बिगड़ा हुआ रूप कहलाता है। अपभ्रंश के 7 रूप होते हैं और 7 रूपों में से एक रूप होता है आपका सौर सैनी अपभ्रंश। और अपभ्रंश किसे कहते हैं? हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप ही क्या कहलाता है? अपभ्रंश। और अपभ्रंश से ही हिंदी की शुरुआत मानी जाती है। अब बात करते हैं बेटा हिंदी का उद्भव एवं विकास। हिंदी का उद्भव एवं विकास। हिंदी का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ? कैसे कैसे हिंदी आई और उससे पहले कौन कौन सी भाषाएं आ चुकी थी? हिंदी का उद्भव एवं विकास। आज मेन हेडिंग की बात करते हैं हिंदी का उद्भव कैसे हुआ और विकास किस किस चरणों से होकर गुजरा। तो पहले आपकी बेटा संस्कृत आई और संस्कृत के कालखंड की भी बात करने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कालखंड की। तो बेटा संस्कृत का कालखंड आपका 1500 ईसा पूर्व। कब से बेटा? 1500 ईसा पूर्व से लेकर कब तक? 500 ईसा पूर्व। मैडम हमारी समझ में नहीं आ रहा ईसा पूर्व किसे कहते हैं? बेटा ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उसको हम पॉइंट बनाते हैं। ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जो आप घटते हुए क्रम में जाते हो, माइनस की तरफ जाते हो, उन्हें कहते हैं ईसा पूर्व। जैसे ये 800 है और 800 के बाद में यहाँ जो आएगा नेक्स्ट वर्ष आएगी वो 700, उसके आगे कौन सी आएगी फिर? 600। तो ये क्या है? घटते हुए क्रम में होते हैं ईसा पूर्व, जबकि बढ़ते हुए क्रम में क्या होते हैं बेटा? ईसवी। क्या होते हैं बेटा? ईसवी। और ईसवी हमेशा बढ़ते हुए क्रम में रहती है। जैसे 800 है तो 800 के बाद में क्या आएगा? 700 नहीं, क्या आएगा? 900। 800 है और 800 के बाद में क्या आएगा? 900। और 900 के बाद में कौन सी साल वर्ष आएगा? 1000। तो ये क्या है आपके ईसा पूर्व और ईसवी। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो यदि मैं कालखंड की बात करूँ संस्कृत की तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इनके बाद में कौन सी भाषा आई फिर? इसके बाद में आई संस्कृत के बाद में आई पाली। हाँ बच्चों पाली। बेटा ध्यान रखना एक पाली ये तो भाषा होती है। यदि मैं इस पाली को लिखूं, इस पाली को, तो ये पाली क्या होता है बेटा? जिला। तो बहुत मिस्टेक होती है, बरतनी की बहुत अशुद्धि मानी
हिंदी में बहुत लोग करते हैं, तो हमें वर्तनी पर भी ध्यान देना होगा। ये पाली भाषा होती है और यह पाली क्या होता है, जिला होता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। आगे पाली है, और पाली जो भाषा है उसका कालखंड कब से कब तक रहा है। तो आपको बता दूं 500 ईसा पूर्व से लेकर, ईसा पूर्व का मतलब जान ही गए होंगे आप लोग, 1 ईस्वी। इनके बाद में कौन सी भाषा आई थी फिर, पाली, और पाली के बाद में आई थी आपकी प्राकृत भाषा। बेटा प्राकृत भाषा जैनियों की रही है, जबकि पाली पर सबसे ज़्यादा साहित्य ग्रंथ किसके, बुद्धों के लिखे गए हैं। अब 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा प्रचलन में रही। आगे अपभ्रंश भाषा आई। कौन सी भाषा, अपभ्रंश। और अपभ्रंश भाषा का कालखंड कब से कब तक रहा, 500 ईस्वी से लेकर, जी हाँ 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक का जो कालखंड माना जाता है वह अपभ्रंश का कालखंड माना जाता है। इसके बाद में बेटा बात करते हैं आपके हिंदी। किसकी बात करते हैं, हिंदी की। और यही हिंदी आपकी 1000 ईस्वी से लेकर आज तक प्रचलन में है, चली आ रही है। कब तक, आज तक। तो ये क्या है बच्चों, कालखंड। हमने बात की थी ये कालखंड की कि हिंदी भाषा कब आई। अब आप ही देख सकते हो, सबसे पहले आर्यों की भाषा कौन सी रही थी, संस्कृत। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा साहित्य ग्रंथ बौद्ध के लिखे गए थे, भगवान बौद्धों की भाषा रही है पाली। और उसके बाद जैनियों की प्राकृत भाषा, और उसके बाद अपभ्रंश जो हिंदी का टूटा फूटा हुआ रूप कहलाता है। और इसके बाद में आपकी हिंदी आई, जो कि इसका कालखंड रहा है 1000 ईस्वी से लेकर आज तक का जो कालखंड रहा है वह हिंदी का रहा है। तो बच्चों आज पढ़ते हैं हम इन्हीं के उद्भव एवं विकास के बारे में। तो बेटा ये जो संस्कृत है, अब संस्कृत भाषा का यूँ ही नहीं, इसके भी 2 खंड कर दिए गए थे, 2 भेद कर दिए गए थे। कौन कौन से, पहला भेद किया गया था इसमें वैदिक संस्कृत। चलो नेक्स्ट पर समझते हैं। संस्कृत के भी बेटा 2 खंड हो चुके थे। कौन कौन से, वैदिक और लौकिक। वैदिक और दूसरा कौन सा है, लौकिक। ये पहला है और दूसरा कौन सा है, लौकिक। पहला कौन सा है बेटा, वैदिक, और दूसरा कौन सा है, लौकिक। यदि मैं वैदिक की बात करूं तो वैदिक में आपके वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि आपके वेद में आते हैं। वेद में वेद, पुराण और आपके कौन है, उपनिषद। ये सभी किस में आते हैं, वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। अब बात करती हूँ आपसे फिर मैडम लौकिक संस्कृत कौन सी होती है। लौकिक संस्कृत में आप बेटा पढ़ते हो 6 से 12 तक की जितनी बुक पढ़ते हो ये लौकिक संस्कृत के अंदर आती हैं। उसके बाद में आप पढ़ते हो बेटा रामायण, आप सभी ने पढ़ी होगी, और पढ़िए आपने रामचरितमानस। रामचरितमानस किसके द्वारा रचित है, रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा रचित है। किसके द्वारा है बेटा, तुलसीदास के द्वारा। किसके द्वारा, तुलसीदास जी के द्वारा। महाभारत किसके द्वारा रचित है, इसी के अंदर आएगा महाभारत भी। महाभारत, और महाभारत रचित है बेटा वेद व्यास की। किसकी, वेद व्यास की। बेटा रामचरितमानस तुलसीदास की है, और आपकी रामायण किसके द्वारा रचित है, वाल्मीकि के द्वारा रचित है। अब बेटा आपको संस्कृत का कालखंड भी समझ में आ गया। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व इसका कालखंड रहा है, किसका, संस्कृत का। और संस्कृत के भेदों की बात की जाए तो संस्कृत के भेद 2 माने गए हैं। कौन से, वैदिक और लौकिक।
वैदिक के अंदर वेद, पुराण, उपनिषद आए हैं, जबकि लौकिक के अंदर 6 से 12 तक रामायण, रामचरितमानस और आपका महाभारत। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचनाकार हैं वेद व्यास, जबकि रामचरितमानस सभी की सबसे फेवरेट रही है रामचरितमानस। ये आपके भक्ति काल, हिंदी के जो साहित्य को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। भक्ति काल के सबसे जो बेस्ट राइटर माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? तुलसीदास, जिनका ये रामचरितमानस 7 खंडों में रचित है। तो रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। और रामायण के कौन है? वाल्मीकि। बेटा याद रखना, रामायण से ही रामचरितमानस, ये संस्कृत है और ये किस भाषा में रचित है? अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में। बेटा ये अवधी होती है भाषा, और जबकि ये अवधि होती है आपका समय। ये अवधि किसका ज्ञान कराता है? समय का। और ये अवधि बस मात्राओं से ही मिस्टेक हो जाती है। ये अवधि होती है बेटा समय, और ये अवधि है आपका भाषा। ठीक है। अब वाल्मीकि जी कैसे लोग थे? कैसे थे वाल्मीकि? ये डाकू प्रवृत्ति के थे। जो आप काव्य शास्त्र के अंदर करुण रस को पढ़ते हो, कौन सा रस? करुण रस। और करुण रस की देन किसके द्वारा है? वाल्मीकि जी के द्वारा। और वाल्मीकि जी की रामायण की प्रथम पंक्तियों से ही करुण रस की उत्पत्ति मानी जाती है। और वह प्रथम पंक्ति कौन सी है? यत क्रौंचे मानसा तत्शाश्वत समा। इन पंक्तियों से करुण रस की उत्पत्ति मानी जाती है। कौन सी बेटा? कौन सी पंक्ति है? रामायण की प्रथम पंक्ति है यत क्रौंचे मानसा तत्शाश्वत समा। तो बेटा ये हुआ आपका संस्कृत का जो कह सकते हैं कालखंड। कालखंड रहा है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। यदि आपसे भेद पूछा जाए तो वैदिक और लौकिक 2 भेद होते हैं। वैदिक में अंदर वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक सभी होते हैं, जबकि लौकिक में 6 से 12 तक की पुस्तक आती हैं। और बाकी के आपके सामने जो लिखा है वाल्मीकि के द्वारा है। रामायण तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। रामचरितमानस ये रामचरित ही होगा, चरित्र नहीं होता है, ये रामचरित ही होता है। आगे बात करते हैं बेटा सेकंड भाषा कौन सी आई थी? पाली। जी हाँ, पाली। बेटा मैंने पहले ही बता दिया है आपको, मात्राओं की मिस्टेक बरतनी, अशुद्धि नहीं करनी है। पाली भाषा किसके टाइम में प्रचलन में रही थी? बौद्धों। बेटा यदि मैं बौद्ध शब्द को तोड़ूं तो कैसे टूटेगा? बुद्ध प्लस आ। क्या बनेगा इसका? बुद्ध प्लस आ से क्या बना है? बौद्ध। क्या बना है? बौद्ध। बौद्धों के बेटा इसमें महात्मा गौतम बुद्ध थे, और महात्मा गौतम बुद्ध के 500 से ज़्यादा क्या लिखी गई हैं? जातक कथाएं लिखी जा चुकी हैं। और जातक कथाओं का मतलब होता है पूर्व जन्म की जितनी भी कहानियाँ हैं, पूर्व जन्म की जितनी भी कहानियाँ हैं, उन्हें कहते हैं आप जातक कथाएं। और 500 से ज़्यादा महात्मा गौतम बुद्ध के ऊपर जातक कथाएं लिखी जा चुकी हैं। अब ये बुद्ध प्लस आज से बौद्ध शब्द कैसे बना, इसको भी समझते हैं हम। यहाँ बेटा प्रत्यय के नियम कुछ लागू होते हैं। जैसे किसी भी शब्द के बाद में आ, ए, ई, ये प्रत्यय जुड़ते हैं तो शब्द का प्रथम वर्ण की मात्रा दीर्घ हो जाती है। कैसे? अब इसमें प्रत्यय क्या जुड़ा है? आ जुड़ा है। तो देखते हैं हम, यदि शब्द का प्रथम वर्ण की मात्रा ए और आ हो तो ये हमेशा किस में बदलता है? आ में चेंज होता है। मात्रा कैसी हो जाती है? दीर्घ हो जाती है। यदि ई आए या बड़ी ई आए या फिर ए आए तो इसकी सदैव मात्रा दीर्घ हो जाती है। कौन सी? बड़ी ए। या फिर मैं मात्रा की बात करूं
तो एक ही मात्रा हो जाती है। यदि मैं ऊ की बात करूं कि शब्द के प्रथम वर्ण की जो मात्रा है वह ऊ हो, अब आपको देखना है कौन सा ऊ है, या बड़ा ऊ हो या फिर छोटा ओ हो। तो इसकी मात्रा बेटा किस में बदल जाएगी? बड़े औ में बदल जाती है। ये कुछ प्रत्यक्ष नियम है जिससे हम शब्दों का निर्माण करते हैं। अब आपको ही बताना होगा कि इसमें कौन सी मात्रा है शब्द के प्रथम वर्ण में। तो आपको दिख रहा है छोटा ऊ है, और छोटा ऊ किस में चेंज हो जाएगा? बड़े औ में हो जाएगा। इसी आधार पे ये शब्द क्या बना है? बौद्ध शब्द बना है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, इसमें एक खंड काव्य लिखा गया है बेटा, खंड काव्य, खंड काव्य। और खंड काव्य कौन सा है? यशोधरा। कौन सा है? यशोधरा। किसके ऊपर है? महात्मा गौतम बुद्ध के ऊपर रचित है यशोधरा। और यशोधरा कब लिखा गया था? 1932 में। और लिखने वाले कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। जी हाँ बच्चों, कौन थे इसके? मैथिली शरण गुप्त। आपकी समझ में आ गया होगा। पाली भाषा बौद्धों की रही है, बुद्ध प्लस आ से बना है। और ये कुछ प्रत्यक्ष नियम हैं, जबकि 500 से ज़्यादा इनके ऊपर जातक कथाएं लिखी जा चुकी हैं। और जातक कथाओं का मतलब होता है पूर्व जन्म, और पूर्व जन्म के बाद में जो महात्मा गौतम बुद्ध का जो भी आपको इतिहास पढ़ना है, साहित्य पढ़ना है, तो आपको यशोधरा का श्रवण करना पड़ेगा, या फिर यशोधरा ही आपको पढ़नी पड़ेगी, जो कि 1932 में रचित है। और किसके द्वारा रचित है? मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित है। आगे बात करते हैं प्राकृत भाषा की। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। तीसरी भाषा बेटा कौन सी आई थी? प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा में इसका कालखंड मैंने आपको बता दिया है, कब से कब तक रहा है। यदि मैं प्राकृत भाषा की बात करूं तो यह जैनों की रही है। और जैन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया उन्हें क्या कहते हैं? हम जैनी कहते हैं। यदि मैं इससे भी प्रत्यक्ष दृष्टि से तोड़ूं तो इसका बनेगा जिन प्लस आ। अब आपको बताना होगा, अब आपको बताना है जिन प्लस आ। अब कैसे बना जैन? वही प्रत्यक्ष नियम जो मैं पहले आपको पाली भाषा के अंतर्गत बता चुकी हूँ। यदि शब्द के प्रथम वर्ण में ई और ए ये मात्राएं आए तो हमेशा मात्रा किस में चेंज हो जाती है? बड़ी ए में चेंज हो जाती है। और ये मैंने कर दिया चेंज आपका जैनो। आ को मैंने नाम में दे दिया तो कंप्लीट क्या बना शब्द? जैन शब्द बना। हाँ बच्चों, साहित्य की दृष्टि से यदि मैं बात करूं तो साहित्य में बेटा सबसे पहली रचना मानी गई है श्रावकाचार्य, जो 933 ईस्वी में रचित है। कौन सी रचना है? जैन की श्रावकाचार्य सबसे पहली रचना मानी गई है। सबसे पहली साहित्य की रचना है श्रावकाचार्य। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ ली गई है। यदि मैं इनके रचनाकार की बात करूं तो इनके रचनाकार हैं आपके देवसेन। कौन है? देवसेन। और मैं इसके सन की बात करूं तो 933 ईस्वी में रचित है। यदि मैं बात करूं कि इसमें मिलता क्या है, श्रावकाचार्य ग्रंथ में मिलता क्या है, इस रचना में क्या है ऐसा, तो ये है इसमें ग्रस्त महिलाओं की जानकारी दी जाती है। ग्रस्त महिलाओं का जीवन वृत्तांत इसके अंदर है। प्राकृत भाषा है किसके टाइम? जैन। जैन शब्द कैसे बना है? जैन प्लस आ से बना है। जैन की सबसे पहली, या फिर कह सकते हैं साहित्य की जो आदिकाल है, साहित्य की जैनियों की सबसे पहली रचना कौन सी मानी जाती है? श्रावकाचार्य मानी जाती है। सन की बात करूँ तो 933 ईस्वी में। और यदि मैं रचनाकार की बात करूँ तो देवसेन। और इससे जानकारी क्या मिलती है? ग्रस्त महिलाओं के जीवन वृत्तांत की जानकारी यहाँ हमको मिलती है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपभ्रंश, जहाँ से हमारी हिंदी की उत्पत्ति मानी गई है। 4 नंबर पर कौन सा आएगा? अपभ्रंश। बेटा अपभ्रंश, और अपभ्रंश को कहते हैं हिंदी का
हिंदी का टूटा हुआ रूप, टूटा हुआ रूप, या फिर कह सकते हैं बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ा हुआ रूप। बेटा ये अपभ्रंश है, अपभ्रंश में 7 रूप मिलते हैं और 7 रूपों में से एक रूप है, 7 रूपों में से एक रूप कौन सा है? सौर सैनी अपभ्रंश। कौन सा है बेटा? सौर सैनी अपभ्रंश, सौर सैनी अपभ्रंश। और सौर सैनी अपभ्रंश से ही हिंदी की शुरुआत मानी जाती है। 7 रूपों में से एक रूप है सौर सैनी अपभ्रंश और सौर सैनी अपभ्रंश से ही हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है बच्चों, इतना आपकी समझ में आना ही चाहिए कि हिंदी की उत्पत्ति किस रूप से मानी जाती है। कई बार एग्जाम में आ चुका है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आ चुका है, सौर सैनी अपभ्रंश। यदि मैं हिंदी का मूल रूप से देखूं, शब्द कहाँ से लिया गया है, तो फारसी भाषा का ये शब्द है। आगे बात करते हैं बेटा, 5वीं भाषा थी जो हमारी हिंदी, जो 1000 से आज तक चली आ रही है। ये कौन सी भाषा है? हिंदी। और हिंदी के बारे में एक शायर हैं, उर्दू के शायर हैं इकबाल शायर, और इकबाल शायर ने क्या कहा है कि हिंदी हैं हम, वतन हमारा हिंदुस्तान। यहाँ हिंदी का तात्पर्य हिंदी से नहीं है, किससे लिया गया है? भारतीयों से लिया गया है। कौन थे इसमें शायर? इकबाल, इकबाल शायर हैं और इकबाल शायर ने कहा है हिंदी हैं हम। क्या कहा है बेटा? हिंदी हैं हम, वतन हमारा हिंदुस्तान, वतन हमारा हिंदुस्तान। तो बेटा यहाँ हिंदी का मतलब ये नहीं कि हम अपनी भाषा है हिंदी, यहाँ हिंदी शब्द से तात्पर्य है भारतीयों से। किससे है? भारतीय से। हिंदी है हम, वतन हमारा हिंदुस्तान। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तो रहा आपका हिंदी का उद्भव एवं विकास। आगे चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। अब हमने किस किस मुख्य बिंदु पर कर ली कि भाषा किसे कहते हैं और हिंदी का उद्भव एवं विकास कैसे कैसे हुआ। अब चर्चा करेंगे हम भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा के माध्यम, भाषा के माध्यम, भाषा के माध्यम बेटा कितने होते हैं? जो एनसीईआरटी के तहत है वहाँ 2 भाषा के माध्यम होते हैं, और लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा भाषा के माध्यम 3 ही होते हैं। एनसीईआरटी के तहत देखते हैं, पहला माध्यम है आपका लिखित और दूसरा माध्यम है आपका मौखिक, और तीसरा माध्यम क्या है बेटा? आपका सांकेतिक। तो बेटा जो सांकेतिक है इसका तात्पर्य होता है इशारे, जो सिग्नल होते हैं, इशारों के माध्यम से जो भी भाषा हम प्रकट करते हैं वह कहलाती है आपकी सांकेतिक भाषा। और एनसीईआरटी के तहत आपके 2 भेद माने गए हैं, लिखित और मौखिक। जिस भाषा को लिखकर प्रकट किया जाता है वह लिखित भाषा होती है, और जिस भाषा को बोलकर प्रकट किया जाता है वह कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा होती है। आगे बच्चों बात करते हैं हम, ये एनसीईआरटी के तहत 2 भेद माने गए और ये प्रतियोगी परीक्षाओं ये 3 ही माने जाते हैं। आगे बात करते हैं बेटा कुछ शब्द हैं, जैसे मैं बार बार यही हिंदी शब्द लिख रही हूँ, यही संतोष लिख रही हूँ। आपके सामने संचय मैंने इस प्रकार लिखा, आपके सामने मैंने संधि इस प्रकार लिखी, आपके सामने मैंने सिंधी भी इस प्रकार लिखी, आपके सामने
सिंधी भी मैंने इस प्रकार लिखी। छोड़ो, आपके सामने ये 4 शब्द हैं। 4 शब्दों में, और इधर मैं लिख रही हूँ आपके सामने हिंदी, इधर लिख रही हूँ मैं संतोष, इधर लिख रही हूँ मैं संचय, और इधर लिख रही हूँ मैं संधि। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको बताना होगा कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से शुद्ध कौन से माने जाते हैं और प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत शुद्ध ही माने जाते हैं। कौन से शब्द माने जाते हैं अत्यंत शुद्ध? तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों ही शब्द शुद्ध माने जाते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से कहीं ना कहीं अति शुद्ध है, अत्यधिक शुद्ध है। किसकी दृष्टि से? इनकी दृष्टि से। ये आपके व्यवहारिक दृष्टि से शुद्ध है और इन्हें हम सैद्धांतिक दृष्टि से शुद्ध मानते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? हम तो ऐसे भी हिंदी लिखते हैं, हम ऐसे भी हिंदी लिखते हैं, लेकिन आपको प्रतियोगी परीक्षा में यदि दे दिया जाए कि सबसे शुद्ध कौन सा शब्द माना जाता है, तो आपको अनुस्वार वाला ही शब्द वहाँ सही करना होगा। ऐसा क्यों? क्या कारण हो सकता है? तो ये भी हम देख लेते हैं कि आज से लगभग 85 साल पहले, आज से लगभग कितने साल पहले? 85 साल पहले डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचम वर्ण के स्थान पर, पंचम वर्ण के स्थान पर, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया, करने का सुझाव दिया, सुझाव दिया। किसने सुझाव दिया? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, कि पंचम वर्ण के स्थान पर, अब आपको पंचम वर्ण पता होना चाहिए। पंचम वर्ण जो आप ना देख रहे हो, ये ता वर्ग का पंचम वर्ण है, इधर भी ता वर्ग का पंचम वर्ण है, इधर चा वर्ग का पंचम वर्ण है और इधर ता वर्ग का पंचम वर्ण है। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा कि जब हम उच्चारण करते हैं तो ये अशुद्ध होते हैं। हमें पंचम वर्ण के स्थान पर, हमें पंचम वर्ण के स्थान पर, किसके स्थान पर? पंचम वर्ण के स्थान पर किसका प्रयोग करना चाहिए? अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि पंचम वर्ण कौन कौन से हैं। यदि मैं का वर्ग की बात करूं तो का वर्ग में जो 5वां वर्ण होता है कै, खे, गे, घे, डे, तो ये अण होता है, ये पंचम वर्ण आपका होता है। चा वर्ग के यदि मैं पंचम वर्ण की बात करूं तो चा वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है वह न होता है, और टा वर्ग के पंचम वर्ण की बात करूं तो अण होता है, और ता वर्ग के पंचम वर्ण की बात करूं तो कौन सा होता है? ना होता है, और पा वर्ग के पंचम वर्ण की बात करूं तो ये मा होता है। तो ये होते हैं आपके 5 वर्ग। 5 वर्ग कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब पा वर्ग के ये जो पंचम वर्ण है, ये 5वें जितने भी वर्ण हैं इन्हें कहते हैं हम पंचम वर्ण। अब पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का सुझाव किसने दिया था? आपको याद होना चाहिए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा दिया गया था। तो फिर जो विराम चिन्ह हम पढ़ते हैं व्याकरण में, इनका सुझाव किसने दिया व्याकरण के अंदर? तो इनका सुझाव आपको पता होना चाहिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विराम चिन्हों पर अत्यधिक बल दिया था। आगे बात करते हैं, भाषा के माध्यम हो गए। अब बात करते हैं भाषा एवं बोली में क्या अंतर है। भाषा एवं बोली में क्या अंतर है? भाषा एवं बोली में क्या अंतर है? भाषा जो विस्तृत क्षेत्र पर बोली जाती है,
असीमित क्षेत्र पर बोली जाती है, बड़े भूभाग पर बोली जाती है, वह क्या होती है? भाषा होती है। जिसका व्याकरण होता है और जिसका साहित्य होता है वह क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा का मतलब आप समझ गए, जो किस क्षेत्र पर बोली जाती है? असीमित क्षेत्र पर बोली जाती है, असीमित क्षेत्र पर बोली जाती है। असीमित क्षेत्र पर बोली जाती है, या फिर कह सकते हैं बड़े भाग पर बोली जाती है। और विस्तृत क्षेत्र पर बोली जाती है। इसे क्या कहते हैं आप? भाषा। जिसका क्या होता है बेटा? व्याकरण होता है, जिसका व्याकरण होता है, जिसका साहित्य होता है, वह क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। व्याकरण शब्द स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? ये पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। यदि मैं बोली की बात करूं तो बोली बेटा किस क्षेत्र पर बोली जाएगी? सीमित क्षेत्र पर, छोटे स्तर पर, सीमित क्षेत्र पर बोली जाने वाली क्या होती है? बोली होती है। किस क्षेत्र पर? सीमित क्षेत्र पर। ना तो इसका कोई व्याकरण होता है और ना ही इसका कोई साहित्य होता है। ना तो इसका व्याकरण होता है, ना तो इसका व्याकरण होता है और ना ही साहित्य। इन्हें उपभाषा भी कहा जाता है। किसको? बोली को। बोली का दूसरा नाम क्या मिलता है? उपबोली। ठीक है, उपभाषा। तो इसे कहते हैं हम बोली। और बोली के लिए एक कहावत है कि कोश कोश पर बदले पानी 5 कोस पर बानी, 5 कोस पर बानी। यहाँ पर कह सकते हैं बानी। कोस कोस पर बदले पानी। जिस प्रकार कोस कोस पर पानी बदल जाता है उसी प्रकार 5 कोस के अंदर ही क्या बदल जाती है? हमारी बोली बदल जाती है। तो ये बोली के लिए तो बेटा आपको पता होना चाहिए भाषा। मैंने भाषा से स्टार्ट किया, इतना आपको याद होना ही चाहिए। भाषा और भाषा के अंदर में यदि धातु की बात करूं तो भास धातु और प्रत्यय की बात करूं तो आ प्रत्यय। यदि मैं भाषा की पूरी परिभाषा की बात करूं तो भाषा भास धातु आ प्रत्यय जुड़ने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करना होता है। आगे मैंने बात की थी हिंदी शब्द मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। यदि मैं हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात करूं तो कौन सी भाषा से है? सौर सैनी अपभ्रंश से लिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लिपि की। भाषा हो गई। भाषा में धातु कौन सा होता है? प्रत्यय क्या होता है? आप प्रत्यय होता है। परिभाषा की बात कर ली। उसके बाद में हमने हिंदी का उद्भव एवं विकास के बारे में बात कर लिया। फिर उसके बाद में हमने भाषा एवं बोली में अंतर कर लिया। भाषा के कितने माध्यम होते हैं? 3 माध्यम होते हैं। इन सभी के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं हम लिपि।
तो बेटा लिपि, लिपि किसे कहते हैं? लिपि होता है किसी भी भाषा को लिखने का ढंग या तरीका, क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। इसके लिए एक चिन्ह जो निर्धारित कर दिए गए हैं, उन्हीं चिन्हों के माध्यम से किसी भी भाषा को लिखना क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। अब बात करते हैं कि हमारी भाषा की लिपि कौन सी है। जैसे कि हिंदी, कोंकणी, गोवा में बोली जाती है, संस्कृत, मराठी, इन सभी की लिपि क्या है? तो लिपि है, हिंदी है, कोंकणी है, संस्कृत है और मराठी है। इन सभी की लिपि क्या मानी जाएगी? देवनागरी लिपि मानी जाती है। आगे बात करते हैं हम अंग्रेजी की। अंग्रेजी की लिपि कौन सी होती है? अंग्रेजी की लिपि बेटा, अंग्रेजी की लिपि आपकी होती है रोमन लिपि। कौन सी लिपि? रोमन लिपि। आगे अंग्रेजी की भाषा हो गई, उसके बाद में उर्दू की भाषा कौन सी? उर्दू भाषा की कौन सी लिपि होती है? तो उर्दू भाषा की लिपि होती है आपकी फारसी लिपि। जबकि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है? गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि। तो लिपि, यदि आपसे पूछा जाए कोंकणी भाषा की कौन सी लिपि है, तो आपका आंसर होना चाहिए कौन सी लिपि है कोंकणी भाषा की? देवनागरी लिपि होती है। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? संस्कृत भाषा की लिपि आपकी देवनागरी लिपि है। मराठी की लिपि भी आपकी कौन सी है? मराठी भाषा की भी देवनागरी लिपि है। नेपाली भाषा की भी कौन सी है? आपकी देवनागरी लिपि है। यदि आपसे पूछ लिया जाए पंजाबी की लिपि, तो गुरुमुखी लिपि है। उर्दू की लिपि फारसी लिपि है, जबकि अंग्रेजी की लिपि रोमन लिपि होती है। क्वेश्चन यदि आपसे कर लिया जाए कि देवनागरी लिपि निम्नलिखित में से किस भाषा की नहीं है? देवनागरी लिपि से निम्न में से देवनागरी लिपि का संबंध नहीं है, ऐसे लिख लो आप क्वेश्चन। निम्न में से देवनागरी लिपि का संबंध नहीं है। संबंध नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। आपका है मराठी, आपका आंसर रहेगा संस्कृत, या फिर आपका उर्दू, या फिर आपका हिंदी। अब देवनागरी का लिपि का जो संबंध नहीं है वह किसका आंसर क्या होगा? आपका सी। कौन सा होगा? सी आंसर, थर्ड। क्योंकि उर्दू की जो लिपि है वह कौन सी है? फारसी लिपि है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। पंजाबी की कौन सी लिपि है? गुरुमुखी लिपि है, जबकि अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन लिपि है। आगे बात करते हैं बेटा हिंदी की बोली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में उठता है। हिंदी की बोली जो आपके संविधान में 18 से 22 बोली रखी गई हैं, वह हिंदी की बोलियों के अंतर्गत समाहित कर ली हैं। हिंदी की बोली, और हिंदी की बोली बेटा 5 वर्गों में विभाजित है। हिंदी की बोली है, और हिंदी की बोली कौन कौन सी हैं? 5 वर्गों में। पहली बोली है पूर्वी हिंदी। पहली हिंदी है कौन सी? पूर्वी हिंदी। दूसरी के बाद में बात करें तो दूसरी है आपकी पश्चिमी हिंदी। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पश्चिमी हिंदी। तीसरी है आपकी
राजस्थानी हिंदी। कौन सी बेटा? राजस्थानी हिंदी। और चौथी हिंदी कौन सी है आपकी? चौथी हिंदी है आपकी बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी। और आगे आपकी हिंदी है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी। तो पहली हिंदी कौन सी है? पूर्वी हिंदी। दूसरी हिंदी कौन सी है? पश्चिमी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोली समाहित है? पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली समाहित की गई हैं? और आपकी राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी बोली समाहित हैं? जबकि आपकी राजस्थानी हिंदी बिहारी हिंदी में कौन कौन सी बोली समाहित की गई हैं और पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी बोली समाहित की गई हैं। आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पूर्वी हिंदी में बेटा आपकी है अवधी। अवधी। दूसरी है बघेली और तीसरी है आपकी छत्तीसगढ़ी। पहली है आपकी अवधी, दूसरी है आपकी बघेली और तीसरी बोली है आपकी छत्तीसगढ़ी। आगे पश्चिमी हिंदी में यदि हम बात करें तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली समाहित की गई हैं? पश्चिमी हिंदी में आपकी बोली समाहित की गई हैं कन्नौजी, और आपकी कौन सी है? खड़ी। कन्नौजी और खड़ी बोली। और आगे आपकी कौन कौन सी बोली आएंगी? बुंदेली और आपकी है इसी के अंतर्गत आने वाली है बागरू। और बागरू हिंदी होती है आपकी हरियाणवी। और आपकी आने वाली है इसी में ब्रज। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बेटा कौन कौन सी बोली रखी गई है? कन्नौजी है, खड़ी है, बुंदेली है, बागुरी और ब्रज बोली आती है। जबकि आपकी राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी रखी गई है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत बोली रखी गई है आपकी मारवाड़ी, जो जोधपुर साइड में बोली जाती है, मारवाड़ी बोली। इसके बाद में मेवाती, जो अलवर भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है, मेवाती। और इसके बाद कौन कौन सी बोली है? मेवाड़ी, जो उदयपुर साइड में बोली जाती है, मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। और एक है हाड़ौती, जो कोटा बूंदी बारा में बोली जाती है। तो अन्य विद्वानों के अनुसार और भी है, जैसे हाड़ौती है, मालवी है, और भी बोली इसमें समाहित की गई हैं। लेकिन जो राजस्थानी हिंदी है उसमें मारवाड़ी, मेवाती, मेवाड़ी और हाड़ौती समाहित हैं। इसके बाद में बिहारी, और बिहारी में कौन कौन सी बोली समाहित की गई हैं? बिहारी में की गई हैं आपकी मगही, आपकी भोजपुरी और आपकी मैथिली। अब पहाड़ी हिंदी में आपकी समाहित की गई हैं गढ़वाली, मंडयाली, और आपकी है कुमायूनी। अब इन्हें याद करने का तरीका, अब ये बोली तो मैंने समाहित कर दी, अब हमें याद नहीं होता है। हम पूर्वी हिंदी को पश्चिमी में लगाते हैं, पश्चिमी हिंदी को राजस्थानी में लगाते हैं, और राजस्थानी हिंदी को बिहारी में लगा देते हैं, बिहारी को हम पहाड़ी हिंदी में लगा देते हैं। आपको याद करने का एक अच्छा सा फॉर्मूला है, ट्रिक है। आपको पूर्वी हिंदी याद करनी है तो ABC के साथ याद कीजिए। किसके साथ? ट्रिक में ABC। किसके साथ में याद करोगे? ABC। A का मतलब होता है अवधि, B का मतलब हो गया बघेली, और C का मतलब हो गया आपका कौन सा? छत्तीसगढ़ी। A का मतलब अवधि, B का मतलब बघेली, C का मतलब छत्तीसगढ़ी। याद करने का फार्मूला है,
यदि आपसे पूर्वी हिंदी की बोली पूछी जाती है कि पूर्वी हिंदी के स्वरूप से कौन सी बोली संबंध रखती है, और मैंने क्वेश्चन आंसर में दे दिया आपको, जैसे दे दिया एक तो छत्तीसगढ़ी, बिहारी, कन्नौजी, ब्रज, तो आपका आंसर कौन सा होना चाहिए? छत्तीसगढ़ी। किस स्वरूप से निकली है? पूर्वी हिंदी के स्वरूप से निकली है। कौन कौन सी? ए बी सी। कौन कौन सी? ए बी सी। ए का मतलब होता है अवधी, बी का मतलब होता है बघेली, और सी का मतलब होता है आपकी छत्तीसगढ़ी। तो ए का मतलब समझ गए। अब हमें पढ़ना है पश्चिमी। तो पूर्वी में यदि एग्जाम में आता है पूर्वी हिंदी से संबंधित कोई सी भी बोली पूछी जाए तो आपको याद रखनी है ए बी सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब मैं पश्चिमी हिंदी की बात करूं तो इसके लिए एक फार्मूला है, या फिर कह सकते हैं ट्रिक है, B2 BQ, इधर लिख देती हूँ BQ और K2। तो K से देखते हैं पहले हम, K से कन्नौजी, K से खड़ी बोली, इसका मतलब हो गया K2। K से कन्नौजी और K से खड़ी बोली, और K से कन्नौजी। BQ, अब BQ का मतलब क्या हो गया? एक तो B से बुंदेली, अब यहाँ आपको रखना है याद, B से इधर बघेली है और इधर बुंदेली है। आपको बघेली किस में रखना है? पूर्वी में, और जबकि बुंदेली किस में रखना है? पश्चिमी में। तो B का मतलब है बुंदेली, और दूसरे B का मतलब है बांगुरू, और तीसरे B का मतलब है आपका ब्रज। ठीक है, अब यहाँ लिख दिया मैंने BQ, याद होना चाहिए आपको। K से याद करो K2 कन्नौजी और खड़ी बोली, BQ पहले B से आप निकालो बुंदेली, उसके बाद में निकालो B से ब्रज, और तीसरे B से निकालो आप बांगुरू। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान हिंदी, और राजस्थानी हिंदी तो वैसे सभी जानते हैं जो राजस्थान के निवासी हैं, लेकिन फिर भी नहीं जानते हैं तो मैं आपको यहाँ भी एक ट्रिक बता देती हूँ। मामे में हार गया राजस्थान में, क्या? मामे में हार गया राजस्थान में। माँ से मारवाड़ी, माँ से मेवाड़ी, माँ से मेवाती, और हार से हाड़ौती, रा से हारो, और रा से हो गया आपका राजस्थानी। मामे में हारो, रा से होंगे राजस्थानी बोली, और राजस्थानी बोली के अंदर क्या बोल रहा है कि मामे में हार गया, तो माँ से मारवाड़ी, माँ से मेवाती, माँ से मेवाड़ी, और हा से हाड़ौती। तो आपको ट्रिक याद कर लेनी है, मामे में हार गया राजस्थान में। अब बिहारी हिंदी के बारे में बात करें तो बिहारी हिंदी को कैसे याद करेंगे? तो मान लो दो बंदे हैं जो बिहार से राजस्थान में कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कैसे कहोगे? भोज और मैथिली, दो नाम के बंदे हैं, भोज और मैथिली। भोज, मैथिली, मग, मग को कहाँ से ले गए? राजस्थान से। कहाँ से ले गए? राजस्थान से। भोज, मैथिली, मग को राजस्थान से बिहार ले गए, तो बिहारी की बोली क्या होंगी? मैथिली और भोज। मैथिली, मैथिली से मैथिली भाषा बोली है, और भोज से भोजपुरी बोली है, जबकि मग से आपको बनानी है मगई। कहाँ ले गए? बिहार में। तो किसकी है ये? बिहारी हिंदी की बोली है, मगई, भोजपुरी और मैथिली। आगे पहाड़ी। अब पहाड़ी हिंदी को हम क्या करते हैं? जो राजस्थान की हिंदी है उनको हम पहाड़ी के अंदर डाल देते हैं, और पहाड़ी को हम राजस्थान के अंदर डाल देते हैं। अब इनको याद करने का एक छोटा सा तरीका है जो कि मैंने खुद ने बनाया है। जीके मैं पढ़ूँ, जीके मैं पढ़ूँ, क्या बनेगा? जीके मैं पढ़ूँ, मैं पढ़ूँ। अब देखो पा से बन गया आपका पहाड़ी हिंदी, पा से क्या बन गया? पहाड़ी हिंदी। जी से बन गया गढ़वाली हिंदी, के से बन गया कुमायूनी हिंदी, और माँ से बन गया मंडयाली हिंदी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और कल मिलेंगे आपसे। थैंक यू।